हेलो स्टूडेंट्स, अब आवाज नहीं है ना? प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। हाइड्रेशन एनर्जी और इसको अपन क्या कहते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी। कोई भी कंपाउंड जो आयनिक कंपाउंड है वो कब सॉल्युबल होगा किसी भी सॉल्वेंट में? उसकी कंडीशन क्या थी कि व्हेन लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अपन जो है वो एज ए सॉल्वेंट वाटर एज्यूम करके चल रहा है। अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट हो तो अपन उसको सॉल्वेशन एनर्जी कहेंगे। होता क्या, वो मैंने बताया था आपको। जैसे आयनिक कंपाउंड है तो अगर आप उसको किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। तो अगर आयंस में डिसोशिएट होगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा? एक तो आपके पास कैटायन का फॉर्मेशन करेगा और एक आपके पास कौन कौन सा आयन आएगा? एनायन आएगा। कैटायन के सराउंडिंग में कौन प्रेजेंट होंगे? नेगेटिव पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। नेगेटिव पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। और इसके सराउंडिंग में कौन से होंगे आपके पास? पॉजिटिव पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वर्क क्या होता है? सॉल्वेंट क्या करता है कि कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको कम करता है। जो Na प्लस Cl माइनस, जो K प्लस Cl माइनस, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था उसको डिक्रीज करने का वर्क करता है। अब जो जितना जिस सॉल्वेंट की कैपेसिटी ये अट्रैक्शन फोर्स करने की जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छा सॉल्वेंट होगा। जो सॉल्वेंट इस अट्रैक्शन फोर्स को जितना कम करेगा वो उतना ही अच्छा सॉल्वेंट होगा। तो वाटर जो है उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम रहती है, तो वाटर को अपन क्या करते हैं? एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज करते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कैटायन है, नेगेटिव पार्ट ऑफ सॉल्वेंट है, एनायन है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन या तो हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे इफ आपके पास सॉल्वेंट वाटर हो, और अगर कोई और सॉल्वेंट आ जाता है तो उसको अपन क्या कहेंगे? सॉल्वेशन एनर्जी। अब कौन कौन से फैक्टर जो है वो उसको अफेक्ट करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी को, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी, ओके। सबसे फर्स्ट फैक्टर अपने पास आता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एप्सिलॉन आर से। इसको कहते हैं एप्सिलॉन आर, है ना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? मीनिंग क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का? कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है कि जो आपके पास आयन है, जो आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, आयनिक कंपाउंड के आयंस हैं, उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को डिक्रीज करता है। एक सिंपल सी मैं आपको बात पूछूं कि अगर मैं कहूं कि फोर्स का फॉर्मूला बताइए, देन आप कहोगे कि सर F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन अपने पास क्या होगा? आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यही फॉर्मूला होता है, Q1 Q2 अपॉन आपके पास आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब अपन यूज करते हैं? जब अपन वैक्यूम में होते हैं और वैक्यूम। अब यही अगर आपके पास किसी मीडियम में हो तो उस समय क्या आ जाता है आपके पास? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर के Q1 Q2 अपॉन आपके पास आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन आर है, इस एप्सिलॉन आर को अपन क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस अट्रैक्शन फोर्स और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या है?
कि F इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/εr। मींस जितना ज्यादा किसी सॉल्वेंट का एप्सिलॉन आर होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस उतना ही क्या होगा आपके पास, कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच में उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेंडेंसी ऑफ एनी सॉल्वेंट, या यूं कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ एनी सॉल्वेंट टू डिस्चार्ज आयंस ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड, एनी आयोनिक कंपाउंड। कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, उसको डिस्चार्ज करने की जो कैपेसिटी होती है, डिस्चार्ज करने की जो टेंडेंसी होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। जैसे Na+ है, इसको न्यूट्रलाइज करना, Cl- है, इसको भी न्यूट्रलाइज करना, तो इसकी जो टेंडेंसी या किसी सॉल्यूशन की किसी सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी होगी, उसको अपन क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है कि आपके पास जो भी आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है उसको डिस्चार्ज करता है, या क्या करता है, डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। अब किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, उनमें क्या होगा कि जो आपके पास आयंस प्रेजेंट होंगे Na+, Cl-, Mg+2 Cl-, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम होएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होएगा मतलब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि आपके पास अब उनमें तो अट्रैक्शन लग नहीं रहा ना, कि क्या था पहले आपके पास, कि जब तक आपने डिसोल्व नहीं करा तब तक Na+ और Cl- के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। जैसे ही आपने वाटर में डिसोल्व करा तो Na+, जो Na+ है उसके सराउंडिंग में कुछ और आयंस आ गए, Cl- है उसके सराउंडिंग में कुछ और आयंस आ गए। अब जो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है Na+ और वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट, और Cl- और वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट पे लग रहा है। और तो एनर्जी जितना ज्यादा उनमें अट्रैक्शन लगेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा। कंसेप्ट समझ आया एप्सिलॉन आर का, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अपन यूं भी कह सकते हैं, देखो कि जो आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1-1/εr, 1-1/εr के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसमें भी कंसेप्ट समझाते हैं आपको, देखो कैसे। यहां तक कोई लिख रहा है, कोई नोट कर रहा है क्या इसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया, टेंडेंसी या कैपेसिटी ऑफ एनी सॉल्वेंट टू डिस्चार्ज आयंस ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड। या फिर यूं कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है आयंस के बीच में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करने की जो कैपेसिटी होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना कम होगा, और आयंस के बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना? और इससे सब चीज क्लियर हो जाएगा, जो ये रिलेशन देख रहे हैं, दैट हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1-1/εr। अब एक बात बताइए, देखो कि अगर आपके पास क्या हो रहा है, यहां देखना एक बार, कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर ज्यादा हो, एप्सिलॉन आर की मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, तो 1/εr की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना। एप्सिलॉन आर ज्यादा, तो 1/εr क्या होगा आपके पास, कम होगा। तो अगर मान लो कि एप्सिलॉन आर 10 है, तो 1/εr कितना हुआ, 1/10 यानी कि 0.1। एप्सिलॉन आर अगर 100 है, तो 1/εr कितना हुआ, 0.01। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यादा, तो 1/εr की वैल्यू कम, और 1-1/εr की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ज्यादा, ज्यादा होगी ना। या फॉर एग्जांपल देखो, पहले कंडीशन में मैंने एप्सिलॉन आर की वैल्यू मान लीजिए 10 दी, तो 1/εr मेरे पास कितना आया, 1/10 आया। 1/10 आया, इसका मतलब कितना हो गया, 0.1 हुआ।
अब मैं क्या करूंगा, 1 में से 0.1 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 0.9 आएगा ना। अब मैं एक बार एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ, मान लीजिए कि 100 ले ली मैंने, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 100। 1 अपॉन 100 कितना हुआ मेरे पास, 0.01 हुआ। 0.01 होता है, तो मैं इसको 1 में से माइनस करूंगा 0.01 को, तो कितना आएगा मेरे पास, कितना आएगा, 0.09 आएगा। यहाँ कितना आ रहा था, सही है क्या ये कुछ मिस्टेक, 0.99 आएगा। कौन सी वैल्यू ज्यादा हुई आपके पास, सेकंड वाली वैल्यू ज्यादा हुई ना, तो आपके पास क्या रहेगा कि जितना ज्यादा एप्सिलॉन आर होता है 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है, तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही क्या रहेगी आपके पास, ज्यादा। मीन्स आपके पास 4 सॉल्वेंट है, लाइक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। ए जो है इसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपके पास 80 है, ए के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपके पास 80 है, बी के लिए 45 है, इसके लिए 25 है, इसके लिए 10 है। तो किसमें जो आयनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एनर्जी किसमें रहेगी, आयनिक कंपाउंड ए में ज्यादा रहेगी ना भाई। आपके पास 4 सॉल्वेंट है, ए है, बी है, सी है, डी है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू ए के लिए तो 80 है, बी के लिए 45 है, सी के लिए 20 है, डी के लिए 10 है। आपने सब में आयनिक कंपाउंड को, एक ही टाइप के कंपाउंड को डिसॉल्व करा, तो किसकी हाइड्रोजन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी, क्योंकि ए का एप्सिलॉन आर क्या है, ज्यादा। तो किसी भी सॉल्वेंट का एप्सिलॉन आर जितना ज्यादा हो, मींस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा हो, उसमें हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो उतनी ही क्या रहती है, ज्यादा रहती है कंपाउंड। क्लियर है बात। तो ये 80 जो होता है वो किसका होता है, वाटर का। वाटर का जो एप्सिलॉन आर यानी कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वो 80 होती है। 45 जो है वो इथाइल अल्कोहल की होती है, C2H5OH की आपके पास कितनी होती है, इथाइल अल्कोहल। फिर 35 आ जाती है मिथाइल अल्कोहल। अब वाटर से भी ज्यादा देखो, यहाँ पे एक और बात बताते हैं, वाटर से भी ज्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो किसके लिए होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, H2O2 की। बट इसको एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते बताओ, इसको एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते, बिकॉज H2O2 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट होता। क्वेश्चन आ जाता है आपके शायद रेडॉक्स वाले में है कि आपके H2O2 जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू मींस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अराउंड 120 के आसपास होती है। बट इसको अपन एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करते, क्या रीजन है, बिकॉज H2O2 जो है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो भी कंपाउंड को आप इसमें डिसॉल्व करोगे वो इसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, इसके लिए अपन इसका यूज नहीं, एज अ सॉल्वेंट इसको यूज नहीं करा जाता। तो वाटर जो है उसी को अपन क्या करते हैं, एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब H2O2 है ना, H2O2 के साथ एक और आता है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। इसकी भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है वाटर से, बट इसको भी यूज नहीं करते। उसका भी क्या रीजन है कि ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो भी कंपाउंड को आप डिसॉल्व करोगे वो उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, तो अपन इनका यूज नहीं करते, डिसॉल्व नहीं करेगा, या तो है ना, वाटर जो है उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। ये फर्स्ट हो गया अपना। सेकंड फैक्टर देखिएगा, फर्स्ट था अपने पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेकंड फैक्टर आता है अपने पास चार्ज ऑन आयंस। सेकंड फैक्टर आता है। फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट था डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेकंड कौन सा आता है आपके पास, चार्ज ऑन आयंस, है ना। वहां पे भी आया था चार्ज ऑन आयंस, लेटेस्ट एनर्जी में, यहाँ पे भी चार्ज ऑन आयंस में देखिएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन एनायन। क्या आपको कैलकुलेट करना हो, जैसे आपके पास क्यों आ गया कि F माइनस है, ओके, और उसके साथ अपने पास O-2 है, आपके पास N-3 है।
व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो आप ये देखोगे चार्ज कितना है, -3 ज्यादा होता है ना, ध्यान रखना। ये मत समझना कि -3 कम होता है, -1 और -3 में -3 ज्यादा होगा। चार्ज नेगेटिव में जितना ज्यादा हो या पॉजिटिव में जितना ज्यादा हो, नेगेटिव में 3 ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। F माइनस की सबसे कम, N-3 की सबसे ज्यादा। जितना ज्यादा चार्ज होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। आपके पास यूं आ गया लाइक Na+, लाइक Mg+2, लाइक आपके पास Al+3। तो इसमें अगर आपका ऑर्डर पूछेगा कि हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो Al+3 की सबसे ज्यादा, फिर Mg+2, फिर Na+2, ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है। तो चार्ज देखना है अपने को तो कि कैटायन या एनायन पे चार्ज कितना है, तो चार्ज के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एक और आता है फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर अपने पास है रेडियस और साइज ऑफ आयन। रेडियस और साइज ऑफ आयंस, यहाँ पे क्या रहता है देखिएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है 1/r0 के। कि सर आपने ये बात वहां पे भी लिखवाई थी लैटिस एनर्जी में भी, कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r0। और वहां पे मैंने आपको एक बात बताया था कि r0 जो है वो वहां पे क्या था, r प्लस प्लस r माइनस, है ना। यहाँ पे r0 इक्वल्स टू क्या रहेगा आपके पास, देखो कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r प्लस 1/r माइनस। वहां पे क्या था आपके पास लैटिस एनर्जी में, लैटिस एनर्जी में ऐसा था कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r प्लस 1/r माइनस, ये लैटिस एनर्जी था। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, 1/r प्लस 1/r माइनस। और लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r प्लस r माइनस। दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस भी बताया था मैंने आपको, अगर आपको पता हो कि यहाँ पे तो 10 + 10 कर दोगे तो 1/20 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 1/10 प्लस 1/10 करोगे तो यहाँ पे वैल्यू अलग आएगी, और वहां पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास, अलग आएगी। तो सिंपल सा आपके क्या कंसेप्ट है कि अगर कोई कैटायन आ गया, कि कैटायन के लिए आप हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बताइए, तो आप तो एनायन की रेडियस को भूल जाओ, आप कैटायन की रेडियस से बात करोगे। अगर एनायन आ गया तो कैटायन की रेडियस को भूल जाओ, एनायन की रेडियस से अपन बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास आ जाता है कि आपके पास कह दिया कि Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है और Cs प्लस है। अब आप इसमें हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए कि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी। अब देखो यहाँ पे आपको कैटायन ही दे रखा है तो एनायन की रेडियस से कोई मतलब नहीं। कैटायन दे रखा है तो अपन क्या देखेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r प्लस, है ना। तो r प्लस अगर ज्यादा होएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी रहेगी, Li प्लस, फिर Na प्लस, फिर K प्लस, फिर Rb प्लस, फिर Cs। Li प्लस की रेडियस सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी क्या रहेगी सबसे ज्यादा, बिकॉज उसकी रेडियस क्या होती है, सबसे कम रहती है। और क्या रहेगा, जैसे आपके पास यूं आ गया एग्जाम्पल, B+2 आ गया और Mg+2 आ गया, तो ये ऑर्डर आपके पास ऐसा रहेगा। कैल्शियम+2 आ गया, Sr+2 आ गया, Ba+2 आ गया, तो ये ऑर्डर अपने पास ये रहेगा, है ना। आपके पास यूं आ गया F-, Cl-, Br-, I-। ये अब एनायन आ गया, कैटायन का दे ही नहीं रखा। फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। कि हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर ये रहेगा, फ्लोराइड की सबसे ज्यादा, फिर क्लोराइड की, फिर ब्रोमाइड की, फिर आयोडाइड। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ये हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है बात। तो आपको हाइड्रेशन एनर्जी क्या देखो होगा क्या आगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, दैट विच वन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, वो कैसे आएंगे कि जैसे आपको कह देंगे कि ग्रुप फर्स्ट के हैलाइड्स हैं, या ग्रुप फर्स्ट के आयोडाइड्स हैं, ग्रुप फर्स्ट के क्लोरेट है, तो उसके अपने को ऑर्डर जो है वो अपने को याद ही करना पड़ेगा, कुछ और उसका कंसेप्ट नहीं है। बिकॉज कहीं कहीं क्या आ जाते हैं अपने पास, एक्सेप्शन आ जाते हैं, बहुत एक्सेप्शन आएंगे इस चैप्टर में।
प्रेजेंस रूल सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। अगर आपने कोटा फैक्ट्री जैसा देखा होगा तो वहां पे क्लास में फेजेंस रूल को डिस्कस भी कर रहे होते हैं, है ना। फेजेंस रूल आएगा आगे। उसमें क्या होता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये आपके पास हाइड्रोजन एनर्जी के जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको डिस्कस कर लिया। तीन ही फैक्टर हैं आपके पास। पहला कौन सा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेकंड कौन सा था अपने पास, चार्ज ऑन आयन। और थर्ड अपने पास कौन सा है, रेडियस ऑफ आयन। तीनों फैक्टर समझ आ गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी हाइड्रोजन एनर्जी कैलकुलेट करने। अब अपन बात करेंगे कि हाइड्रोजन एनर्जी की एप्लीकेशन क्या क्या है, क्या क्या इनका यूज है हाइड्रोजन एनर्जी का। ओके, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या आते ही नहीं सर डाउट, क्योंकि हम इंटरेस्ट ही नहीं लेते। नेक्स्ट आता है अपने पास टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। हालांकि क्या क्या एप्लीकेशन इसकी यूज करते हैं, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन एनर्जी का यूज होता है। सबसे पहला अपने पास क्या आता है इसकी एप्लीकेशन में, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। एनसीईआरटी में तो आयनिक बॉन्ड इतना बड़ा दे ही नहीं रहता है ना, हाइड्रेटेड आयन एनसीईआरटी में इतना तो आयनिक बॉन्ड इतना बड़ा दे ही नहीं रहता। हाइड्रेटेड आयन के साइज की बात करते हैं। हाइड्रेटेड आयन का साइज मीन्स क्या हो गया कि आपने क्या करा है कि जो भी आपके पास Li+ है या Na+ उसको वाटर में डिसॉल्व कर। अब देखो क्या होता है कि क्यों ऐसा होता है, मैं यूं कह दूंगा सिंपल सा कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हाइड्रेशन एनर्जी। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसका साइज भी आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या रीजन क्या, तो देखिएगा रीजन क्या है। मैं अगर Li+ की बात करूं, ओनली Li+ की, तो ये Li+ का एटम हो गया छोटा सा, ठीक है। Li+ है तो एक ही शेल प्रेजेंट होगी, ये तो आपको ही पता है। Li में तो दो होती है, Li+ है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो अब कितनी शेल रहेगी, एक ही शेल रहेगी। Na+ की बात कर लेते हैं, Na+ में कितनी शेल रहेगी, 2 शेल रहेगी, फर्स्ट सेकंड। मैंने कहा चाहे Li+ ले लो चाहे Na+ ले लो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो सॉल्वेंट के नेगेटिव पार्ट इनको सराउंड करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। अब इसका साइज तो क्या है, छोटा, इतना सा साइज है इसका, छोटा सा साइज है ना। तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। अट्रैक्ट ज्यादा करेगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा वाटर की लेयर का फॉर्मेशन होगा। वाटर की लेयर का फॉर्मेशन, ज्यादा लेयर बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा। साइज छोटा है तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है उसको अट्रैक्शन क्या करेगा, ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा तो कम से कम यहाँ पे Li पे 6 लेयर का फॉर्मेशन होता है, वाटर की 6 लेयर का ऐसे फॉर्मेशन होता है। अब ये आयन हाइड्रेटेड हो चुका है, पहले Li+ था, आपने इसको वाटर में डिसॉल्व करा। वाटर में डिसॉल्व करा तो क्या हुआ, ये कि जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट था वो उसके चारों ओर प्रेजेंट हो गया। तो ये हाइड्रेटेड आयन का साइज क्या हो गया, इंक्रीज। साइज छोटा है तो कम से कम मिनिमम 6 लेयर का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। Na+ की बात कर लें, इसका साइज क्या है, बड़ा, एक शेल है, दूसरा शेल है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इतना वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे 2 और 3 लेयर का ही फॉर्मेशन होता है, 2 और 3 लेयर का क्या होता है आपके पास, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6 लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो साइज किसका ज्यादा हो जाएगा आपके पास, Li+, और Na+ का साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो कभी ऐसा लिखा हुआ है कि Li+ गैसेस स्टेट में है और Na+ गैसेस स्टेट में है, देन साइज क्या रहेगा आपके पास, Na+ का ज्यादा।
अगर आपके पास ऐसा है Li प्लस एक्वस स्टेट में है और Na प्लस एक्वस स्टेट में है, तो Li प्लस का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब देखो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा क्यों हुई, अब इस पे तो पॉजिटिव चार्ज था, ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स के सराउंडिंग में आए, जितने ज्यादा नेगेटिव वाले इसको सराउंड करेंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी उतनी क्या रहेगी आपके पास, ज्यादा रहेगी। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम अमाउंट में प्रेजेंट थे तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या रहेगी, कम। तो जिसकी जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है उसका साइज जो है वो उतना ही ज्यादा होता है हाइड्रेटेड आयन का। तो पूरा ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास कि Li प्लस एक्वस सबसे ज्यादा, फिर आपके पास Na प्लस एक्वस, फिर आपके पास पोटेशियम K प्लस एक्वस, फिर आपके पास रुबीडियम प्लस Rb प्लस एक्वस, और फिर आपके पास क्या रहेगा, Cs प्लस एक्वस। ये आपके पास ऑर्डर रहेगा। जनरली तो ऑर्डर क्या रहता है, गैसेस स्टेट में जस्ट इसका उल्टा होता है, बट हाइड्रेटेड आयन का ऑर्डर क्या रहेगा, ये रहेगा। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी। सेकंड बहुत इजी, कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं या फिर मोबाइलिटी की बात कर लेते हैं, आयोनिक मोबाइलिटी। आयोनिक मोबाइलिटी, अब आप खुद बताइए कि जिसका साइज बड़ा होगा वो इजीली चलेगा या जिसका साइज छोटा होगा वो इजीली चलेगा, जिसका साइज छोटा होगा वो इजीली मूव कर सकता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि सिंपल सा बात है कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक मोबाइलिटी, या यूं कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन आयोनिक मोबाइलिटी। तो जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा उतना ज्यादा साइज होएगा, जितना ज्यादा साइज होएगा उसकी आयनिक मोबाइलिटी हमेशा उतनी क्या हो जाएगी, कम। तो अगर आपको कहे कि इन दोनों में से ज्यादा मोबाइलिटी किसकी होगी, तो वो Li प्लस और Na प्लस में से Na प्लस एक्वस की मोबाइलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। Na प्लस की मोबाइलिटी क्या रहेगी आपके पास, ज्यादा। समझ आ गया क्या रीजन। थर्ड आपके पास क्या आता है, कंडक्टिविटी। अब अपने को पता है कि आयंस कब कंडक्टिविटी शो करते हैं, कि जितना ज्यादा आयंस में मूवमेंट होती है तो उतनी ही ज्यादा उसमें कंडक्टिविटी होती है। जो आयन जितना ज्यादा मूवमेंट करेगा उसमें कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। और कंडक्टिविटी मूवमेंट किसकी ज्यादा होगी, जिसका साइज कम है। मूवमेंट किसकी ज्यादा होगी, जिसका साइज कम है, और जिसका साइज कम है उसकी कंडक्टिविटी भी क्या रहती है आपके पास, ज्यादा रहती है। तो क्या रहेगा आपके पास, कि आप यूं भी लिख सकते हो कि आयोनिक मोबाइलिटी is directly proportional to the conductivity. Ionic mobility is directly proportional to the conductivity, या यूं लिख सकते हैं कि size is inversely proportional to the conductivity। ये आपके पास तीन एप्लीकेशन थी किसकी, आयनिक की हाइड्रेशन एनर्जी। अभी तक आयनिक बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक तो हाइड्रेशन एनर्जी कंप्लीट हुई है। हाइड्रेशन एनर्जी की जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हुई है, कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आती है हाइड्रेशन एनर्जी की, है ना।